आप सुन रहे हैं कहानी द लास्ट हाउस। लेखक हैं आदित्य करहड़े और आवाज दी है रौनक ने। मैंने मां से कहा था कि उस घर में कुछ है, पर मां ने मेरी बात नहीं मानी। अगर मानती तो आज वो जिंदा होती। एक हफ्ते पहले हम उस घर में शिफ्ट हुए थे। हम पहले रेंट पर रहा करते थे, पर पापा के जाने के बाद हमारा वहां रहना मुश्किल हो गया। मकान मालिक का बेटा मुझे आए दिन छेड़ता। मैंने उसकी शिकायत मकान मालिक से की, पर बदले में उन्होंने मुझे ही गलत साबित करके हमें घर से निकाल दिया। पापा की मौत के बाद जो इंश्योरेंस के पैसे हमें मिले थे, उसमें मां ने कुछ कर्ज के पैसे जोड़कर वो घर लिया था। हमें यकीन नहीं हो रहा था कि इतने कम पैसों में हमें इतना अच्छा घर कैसे मिल गया। पर मां ने कहा, भगवान अच्छों के साथ अच्छा ही करता है। शायद ये घर हमारे ही नसीब में था। ये घर हमारे लिए एक सपने के समान है। पर मां ये बात नहीं जानती थी कि वो घर हमारे लिए कितना बुरा सपना साबित होने वाला था। हम तीनों घर में शिफ्ट हुए, मैं, मां और मेरी छोटी बहन रिया। रिया मुझसे 3 साल छोटी थी। वो उस घर में हमारी पहली रात थी। हम सब अपने कमरों में सो रहे थे। रात के 3 बज रहे थे। मैं पानी पीने उठी, सीढ़ियों से नीचे उतरी और किचन में गई। फ्रिज में से पानी की बोतल निकाली, पानी पिया और वापस अपने कमरे की ओर जाने लगी। काफी सन्नाटा था उस वक्त, इतना कि अगर सुई भी जमीन पर गिरे तो सुनाई दे। मैं सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रही थी कि तभी मुझे हॉल में से कुछ आवाज सुनाई दी। मैं हॉल में गई तो वहां कुछ नहीं था। तभी मैंने देखा कि हॉल की घड़ी के कांटे उल्टे घूम रहे थे। मैं धीरे धीरे घड़ी की ओर बढ़ी और उसे हाथ में लेकर उसे ठीक करके पुनः दीवार पर टांग दिया। उसके बाद मैं सोने चली गई। अगले दिन जब मैं रिया को कॉलेज छोड़कर वापस आ रही थी, तब मुझे हमारी घर की कुछ दूरी पर रहने वाली चाची ने आवाज दी, ए सुनो। जी चाची, तुम उस कॉर्नर वाले घर में रहती हो ना? हाँ, क्यों? दाद देनी पड़ेगी तुम लोगों की। इतना सब हो जाने के बाद भी उस घर में रह रहे हो? इतना सब मतलब? यानी कि तुम लोगों को उस घर के डीलर ने कुछ नहीं बताया? आप किस बारे में बात कर रही हैं चाची? अरे वो घर शैतानी है। वहां आज तक जो भी परिवार रहने गया, जिंदा नहीं बचा है। वो घर, उसमें सभी रहने वालों को मार देता है। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूं। छोड़ दो घर और कहीं और चले जाओ। पड़ोसी धर्म के नाते तुम्हें आगाह करना मेरा काम था, बाकी तुम्हारी मर्जी। चाची की बात सुन मैं डर गई। तेजी से घर में गई। घर आते ही मैं मां को ढूंढने लगी। वो मुझे कहीं नहीं दिखी। जैसे ही मैं बाथरूम में गई तो देखा कि मां अपना मुंह पानी से भरे बाल्टी में डुबोकर खुद को सांस लेने से रोक रही थी। मैं तुरंत मां की तरफ भागी, उनका मुंह पानी से बाहर निकाला। बाहर निकालते ही मैंने देखा कि मां का चेहरा जल रहा था, मानो किसी ने उन पर एसिड फेंक दिया हो। तभी पीछे से आवाज आई, प्रिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां मां खड़ी थी। बड़े आराम से मां ने पूछा, क्या हुआ प्रिया? मानो कुछ हुआ ही ना हो। मैंने फौरन आगे देखा तो वहां कोई नहीं था। मुझे लगा शायद वो मेरा वहम था, इसलिए फिर मैं खाना खाकर जॉब पर चली गई। शाम को रिया को कॉलेज से पिक किया और घर लौट रही थी। रास्ते में मुझे वो चाची दोबारा दिखी। बड़ी अजीब नजरों से वो मुझे देख रही थी। घर पहुंचकर हाथ पैर धोए और अपने कमरे में चली गई। मैं लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी कि अचानक मेरे कपबोर्ड से कुछ आवाजें आने लगी। टक 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 टक, मानो घड़ी का कांटा जिस प्रकार घूमते वक्त आवाज करता हो उस प्रकार। मैं उठी और धीरे धीरे कपबोर्ड की तरफ बढ़ी। मैं जैसे जैसे उसके नजदीक जाते गई वो आवाज और तेज होती गई। मेरे दिल की धड़कनें भी उसके साथ तेज होती गईं। मैंने फौरन कपबोर्ड का दरवाजा खोला, पर अंदर कुछ नहीं था। मगर मैं जैसे ही दरवाजा लगाने वाली थी, वो अपने आप जोर से बंद हो गया। मैं डर कर पीछे गिर गई। तभी किसी ने मेरे बालों को पकड़कर मुझे बेड के नीचे खींचने की कोशिश की। मैं जोर से चिल्लाई। मेरी आवाज सुन मां और रिया भागते हुए कमरे में आए और मुझे जोर से थप्पड़ मारी। मेरी आंख खुली तो देखा कि मैं एक सपना देख रही थी। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही थी? कोई डरावना सपना देखा क्या? अरे, रिया बोली, अरे ऐसा क्या देख लिया? कुछ नहीं, बस एक डरावना सपना था। मां बोली, ठीक है,
चलो खाना बन चुका है, आके खा लो। जी आप चलिए, मैं आती हूँ। रिया और माँ खाना खाने चले गए। फिर मैं कुछ देर बाद खाना खा के अपने कमरे में सोने चली गई। तभी वहां माँ आई। क्या हुआ प्रिया, मैं देख रही हूं तुम सुबह से काफी परेशान लग रही हो। क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या? वो लड़का अभी भी तुम्हें तंग कर रहा है? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो दरअसल मैंने माँ को उस रात सब कुछ बता दिया, घड़ी के उल्टा घूमने से लेकर मेरे सपने तक। वो तुम्हारा वहम होगा बेटा, स्ट्रेस की वजह से ऐसा होता है। और जहां तक पड़ोस वाली चाची की बात की जाए तो मुझे हमारे डीलर ने पहले ही बता दिया था कि यहाँ के काफी लोगों को यह घर खरीदना था, पर किसी तरह वो खरीद नहीं पाए, इसलिए वे इस घर के बारे में झूठी अफवाहें फैलाते हैं। अब तुम आराम से सो जाओ और कल ऑफिस से छुट्टी ले लेना, हम कहीं घूम कर आएंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है माँ। अगले दिन मैं और माँ हम दोनों मॉल घूमने गए। वहां हमने काफी मजे किए और बहुत सी शॉपिंग की। उसके बाद हम शाम को रिया को कॉलेज से लेते हुए घर लौटे। हमने खाना खाया और सोने चले गए। रात के 3 बज रहे थे। अचानक मुझे नीचे से कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। मैं नीचे आई तो देखा कि घर के पीछे का दरवाजा खुला हुआ था। मुझे लगा घर में कोई चोर घुस आया है। मैं धीरे धीरे किचन में गई, चाकू उठाया और हॉल में गई। हॉल में कोई नहीं था। फिर मैं धीरे धीरे सीढ़ियों के पास आई और ऊपर देखा। वहां से मुझे प्रिया के कमरे के बाहर एक डरावना साया दिखाई दिया। वो साया धीरे धीरे रिया के कमरे में गया। मैं डर गई। मैं फौरन दौड़ते हुए रिया के कमरे की ओर भागी। मैं रिया के कमरे पर पहुंचने ही वाली थी कि तभी उसके कमरे का दरवाजा मेरे मुंह पर जोर से बंद हो गया। मैं फौरन मां के कमरे की ओर भागी, पर मां अपने कमरे में नहीं थी। मैं दोबारा रिया के कमरे की ओर भागी और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। तभी दरवाजा खुला और मैंने देखा कि मां रिया का गला दबा रही थी। मैं दौड़ी और रिया को मां से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर मां रिया को छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने मां की तरफ देखा। उनका चेहरा मानो बदले की आग से उबल रहा था। मेरे पास और रास्ता नहीं था। मैंने पास रखे पानी के जग से मां के सिर पर वार किया। मां की पकड़ ढीली हुई। मैंने फौरन रिया को छुड़ाया और उसे लेकर भागने लगी। हम नीचे आए। मैंने डोर खोलने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं खुल रहा था। इसलिए मैंने पीछे के दरवाजे से भागने का सोचा। हम दौड़ते हुए पीछे के दरवाजे के पास पहुंचे। इससे पहले हम वहां से बाहर आते, उससे पहले ही वो दरवाजा अपने आप बंद हो गया और वो भी खुल नहीं रहा था। हम अपने ही घर में कैद हो गए थे। हम पीछे मुड़े तभी मां पीछे से आई और हम पर लैंप से वार किया। रिया किसी तरह बच गई, पर वो सीधा आकर मेरे सिर पर लगा। मैं नीचे गिरी और बेहोश हो गई। मुझे तुरंत होश आया तो देखा कि मां और रिया वहां नहीं है। मैं तेजी से ऊपर की तरफ भागी और देखा कि मां से बचने के लिए रिया छत पर चली गई थी। उसके पीछे मां भी थी। मां रिया को पास बुला रही थी और कह रही थी, मेरे पास आओ बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। नहीं मां, आप मुझे मार डालेंगी। नहीं बेटा, मैं तुम्हें जरा भी दर्द नहीं होने दूंगी। उसे बाहर लाने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है बेटा, आओ मेरे पास। नहीं, मैं जोर से चिल्लाई। नहीं रिया, वो मां नहीं है, उनसे दूर हटो। मां ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। वो अब हमारी मां नहीं थी। वो दोबारा रिया की ओर बढ़ी। रिया उनसे बचने के लिए धीरे धीरे पीछे जा रही थी। तभी छत खत्म हुई और रिया नीचे गिरी, पर वो सीलिंग से लटक गई। मां धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी और उन्होंने रिया का हाथ पकड़ लिया। तू क्यों डर रही है? तुझे जरा भी दर्द नहीं होगा। मां, उसे छोड़ दो प्लीज। देखो देखो, तुम्हारी बहन क्या कह रही है, तुम्हें छोड़ने को कह रही है। चलो ठीक है, तुम्हें छोड़ देती हूं। और मां ने रिया का हाथ छोड़ दिया। मैं चिल्लाई, रिया! तेरी बहन तो गई, अब तेरी बारी है। मां भागते हुए मेरी तरफ आई। मैं अपने कमरे की ओर भागी और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मां जोर जोर से दरवाजा पीट रही थी। दरवाजे की कड़ी टूट गई और मां अंदर आई। प्रिया, कहां हो बेटी प्रिया? देखो, अब तो तुम्हारी बहन भी नहीं रही। तुम अकेले जीकर क्या करोगी? आओ, मैं तुम्हें भी अपनी मां और बहन के पास पहुंचा दूं। तभी मैं पीछे से गई और मां की पीठ में चाकू घोंप दिया। मां जोर से चिल्लाई और नीचे गिर गई। मां बोली,
मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए थी। नहीं मां, आपको कुछ नहीं होगा। प्रिया भाग भाग, प्रिया अपनी जान बचा। उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया, वो आ रहा है, भाग प्रिया। इतना कहते ही मां ने अपनी आंखें बंद कर ली। मां के कहे मुताबिक मैं फौरन बाहर की ओर दौड़ी। भागते भागते मैं मेन डोर तक आई, दरवाजा खोला और जैसे ही बाहर पैर रखती उससे पहले ही मेरे पैरों को किसी ने खींचा। मैं नीचे गिरी। मेरे पैरों को पकड़कर कोई मुझे अंदर खींच रहा था। मैंने दरवाजे को पकड़ा पर मेरी पकड़ ढीली होती जा रही थी। एक समय ऐसा आया जब मेरी पकड़ छूट गई। तभी वहां चाची आई और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो मुझे बाहर की ओर खींचने लगी और वो मुझे बाहर लाने में सफल हो गई। वो घर हिलने लगा मानो कोई भूकंप आ रहा हो। अचानक घर की सारी खिड़कियां टूट गईं और सब कुछ शांत हो गया। मैं फौरन रिया की ओर भागी। उसकी सांसें चल रही थीं। मैंने उसे उठाया और हॉस्पिटल ले गई। कुछ अंदरूनी चोटों की वजह से वो अभी भी होश में नहीं आई है, पर वो अब ठीक है और खतरे से बाहर है। हमें कभी पता नहीं चला कि उस घर में आखिर हुआ क्या। पुलिस जब मां की लाश ढूंढने गई तो उन्हें वो कहीं नहीं मिली। रिपोर्टर बोला, कहानी तो काफी अच्छी थी, पर मुझे नहीं लगता कि उस घर में कोई भूत या आत्मा है, क्योंकि अगर उस घर में कुछ होता तो उन पुलिस वालों को कुछ क्यों नहीं हुआ। ये कोई कहानी नहीं है सर, मैं सच कह रही हूं, उस घर में शैतान है। आप झूठ कह रही हैं। सच तो यह है कि आपने ही अपनी मां को मारा है। नहीं, मैंने उन्हें नहीं मारा, ये सब उस घर ने किया है। अच्छा, तो ये सब उस घर ने किया है, तो चलिए मेरे साथ अभी इसी वक्त। मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि उस घर में कोई शैतान नहीं है और आप ही कातिल हैं। नहीं, मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी। आपको अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है, अंदर सिर्फ मैं जाऊंगा, आप तो बस मेरे साथ चलिए। देखिए सर, उस घर में जाना खतरे से खाली नहीं है। आप मेरे साथ वहां चल रही हैं और ये मेरा फाइनल डिसीजन है, अन्यथा आप ये कबूल कर लीजिए कि आपने ही मां को मारा है और अपनी बहन को भी मारने की जानलेवा कोशिश की है। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं आपके साथ वहां चलने को तैयार हूं। प्रिया और रिपोर्टर दोनों उस घर के पास जाते हैं। क्या आप सच में अंदर नहीं आ रही? नहीं, मैं यहीं ठीक हूं। ठीक है। रिपोर्टर घर की दहलीज पार करता है और पीछे पलटकर कहता है, देखा, यहां पर कोई नहीं है। तभी रिपोर्टर के पैरों को पकड़कर उसे कोई अंदर खींचता है और दरवाजा अपने आप जोर से बंद होता है। प्रिया चिल्लाते हुए वहां से भाग जाती है। कुछ देर बाद घर की खिड़की से रिपोर्टर का कैमरा बाहर फेंकता है, जिस पर खून लगा होता है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल डिंग डंग डोम को ऐसे ही मजेदार किस्से और कहानियां सुनने के लिए, और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।